हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ आर्टिकल यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। तो चलिए, आज जो पहला टॉपिक है वो किस लिए है, वो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट का मतलब क्या? मतलब है जंगल में जो अधिकार होते हैं उनके संबंध में कानून। अब फॉरेस्ट राइट क्यों बनाया गया? क्योंकि जो पहले का एक्ट था 1927 का एक्ट, उसमें जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनको लेके उनके इकोनॉमिकल राइट, पॉलिटिकल राइट प्रॉपरली नहीं दिए गए थे। तो 2006 में एक एक्ट आता है और इस एक्ट के माध्यम से पॉलिटिकल राइट इनको दिए, इकोनॉमिकल राइट दिए जाते हैं और 4 तरीके के राइट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। पहले राइट थे लैंड में राइट, कि लैंड की ऑनरशिप ट्राइबल्स को लिमिटेड फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब जंगल से निकलने वाला छोटा मोटा जो प्रोड्यूस होता है, चाहे अगर हम बात करें कुछ तेंदुपत्ता हो गया, अगर वो गिरे हुए पत्ते कलेक्ट करते हैं, या कुछ फ्रूट्स वगैरह जो जंगल में प्राप्त करते हैं। इसके अलावा जो वो पशुओं को चराते हैं, ग्रेजिंग के राइट्स है ना, साथ ही कम्युनिटी फॉरेस्ट है। तो 4 तरह के राइट्स को आइडेंटिफाई किया गया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में। ठीक है, अब इसमें राइट का रिकॉग्निशन कैसे होगा, मतलब किसके राइट्स हैं, इसका निर्धारण भी ग्राम सभा करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखिएगा। और यही क्या है, डिसेंट्रलाइज जो पावर की जाती है उसका एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी। फॉरेस्ट राइट एक्ट के संबंध में यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है। अब बात आती है कि अभी रिसेंट में डेवलपमेंट में क्यों आया कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर फॉरेस्ट राइट एक्ट से टकराता है, वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट को प्रायोरिटी दी जा रही है किसी जनरल ऑर्डर पर, लॉ पर नहीं, जनरल ऑर्डर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पर, है ना, या कोर्ट के ऑर्डर पर, जो नीचे के कोर्ट हैं उनके ऑर्डर पर। ठीक है, अब स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं। पहला, फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइज राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज। FRA वन अधिकार समुदायों के बीच वन संसाधनों पर मान्यता देता है। दैट इज़ राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि जो दावों का सत्यापन है, प्रक्रिया पूरी होने से पहले वन निवासियों को बेदखल किया जा सकता है। मतलब क्या किसी फॉरेस्ट में रहने वाले लोग को बिना प्रॉपर प्रोसीजर के बेदखल किया जा सकता है? ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। तीसरा, FRA ओवरराइड कॉन्फ्लिक्ट प्रोविजनिंग फॉर अर्लियर फॉरेस्ट लॉ। पुराने कानूनों को तोड़ते हुए इसमें क्या किया जाता है, नए प्रावधान लागू किए जाते हैं, जो 2006 का एक्ट है। चौथा, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी इज इन्वॉल्व इन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। फॉरेस्ट राइट को जो मान्यता देने में, रिकॉग्नाइज करने में डिस्ट्रिक्ट जो लेवल कमेटी होती है वो इन्वॉल्व होती है। बात यहाँ पे करेक्ट है। ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के ऊपर सब डिवीज़न कमेटी होती है, SDC होती है, और उसके ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, DLC। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक्ट के बारे में याद रख, किस तरह के राइट है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंक्लूड कर किया है किसमें, दिव्यांग का जो एक्ट है, RPWA एक्ट जिसे कहा जाता है। RPW एक्ट मतलब क्या, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। 2016 में ये एक्ट बना था। इस एक्ट में दिव्यांगों को शामिल किया गया था और इस एक्ट में क्राइटेरिया दिया गया था क्या, 7 टाइप के पहले दिव्यांग हुआ करते थे 1995 के एक्ट में। 2016 का एक्ट आता है, उसमें 21 तरह की दिव्यांगता या मतलब डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो डिसेबिलिटीज़ जिनके अंतर्गत है या जिनको मिली है, उनको कुछ स्पेशल राइट मिल सके, उनका कुछ प्रिवेंशन हो सके, डिस्क्रिमिनेशन से उनके खिलाफ कानून बन सके। ये प्रावधान था किसमें, इस एक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनको फोर्सेबल, जिनके एसिड अटैक होता है, एसिड इंजेक्ट होता है, उनको क्या किया जाएगा, इस एक्ट के माध्यम से, इस जजमेंट के माध्यम से उनको भी इस एक्ट RPWD एक्ट के अंतर्गत क्या माना जाएगा, एक दिव्यांग ही माना जाएगा और उनको जो अधिकार मिलते हैं वो इन्हें भी अधिकार मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या है, एसिड को लेके भारत में क्या कानून, एसिड अटैक होता है तो उसको लेके IPC की धारा 326A है, वो पनिश करने की बात करती है 10 साल की पनिशमेंट की। लेकिन पनिशमेंट तो हो जाती है, लेकिन जिस पर एसिड अटैक हुआ,
क्या उसका कोई वेलफेयर हो पाता है? उसका कोई भी वेलफेयर नहीं हो पाता। तो एसिड अटैक जिस पे हुआ है उसको कोई अधिकार भी मिल पाए। लेट्स कि यूपीएससी में अगर कोई इस तरह के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें आरक्षण मिल पाए, है ना। तो ये बात यहाँ पे याद रखी जाएगी किसके संबंध में, न्यू जजमेंट के बारे में। न्यू जजमेंट क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करता है। पहले तो विक्टिम को प्रोटेक्शन करता है, कंपनसेशन की बात करता है, उनका रिहेबिलिटेशन की बात करता है, और जो इंजरीज होती है उनको ठीक कराने की बात भी करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब स्टेटमेंट क्या है कि RPWP जो WD एक्ट है वो एक्सपेंड करता है नंबर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ डिसेबिलिटीज़, मतलब इस एक्ट के माध्यम से 2016 में डिसेबिलिटीज़ की संख्या को बढ़ाया गया। तो ये बात मैंने आपको बताई है, 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं इस एक्ट में, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सेक्शन 26A IPC की एसिड अटैक को ऑफेंस मानता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, एसिड अटैक को ये ऑफेंस मानता है। RPWD एक्ट है ओरिजिनली इंक्लूड किया गया है विक्टिम फॉर फोर्सफुली इंजेक्शन। RPWD जो एक्ट है मूल रूप से जबरन एसिड पिलाए जाने के पीड़ितों को शामिल किया गया है, ठीक है। चौथा, एसिड अटैक विक्टिम आर एंटाइटल्ड टू रिहेबिलिटेशन एंड कंपनसेटेड। एसिड अटैक को पीड़ित और पुनर्वास देने का अधिकार यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो देखो 1, 3, 1 to 4 इसका करेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फोर्सफुल इंजेक्शन नॉट ओरिजिनली इंक्लूडेड। तो डायरेक्टली इस वर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन सिर्फ एसिड अटैक को ही डायरेक्टली इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। 1 to 4 करेक्ट, ठीक है। अगली न्यूज़ क्या है, परसों हमने जीएसटी का देखा था। जीएसटी हाईएस्ट कलेक्शन हमें प्राप्त हुआ था 2.3 लाख करोड़ के आसपास। इनकम टैक्स 5 साल में लो ग्रोथ अभी देखने को मिली है, 5.1% की लो ग्रोथ। मतलब इनकम टैक्स बढ़ा है लेकिन ग्रोथ इसकी स्लो है। ग्रोथ स्लो का मतलब क्या होता है कि आप वृद्धि तो कर रहे हैं लेकिन जो स्पीड है आपकी बहुत कम है। और टोटल जो कलेक्शन है 23.40 लाख करोड़ का रहा है, ठीक है। पिछले साल का जो कलेक्शन था मुझे लगता है 22 लाख करोड़ के आसपास रहा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको इसके संबंध में याद रखनी है, इनकम टैक्स के संबंध में, ठीक है। बहुत लो ग्रोथ को दिखाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें 2 टाइप टैक्स मैंने आपको बताया था। एक तो डायरेक्ट टैक्स बताया था, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स बताया था। इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट मैंने आपको बताया था कौन सा, जीएसटी बताया था और अदर टैक्स बताए थे। डायरेक्ट टैक्स में मैंने बताया था कारपोरेट का टैक्स होता है, पर्सनल इनकम टैक्स होता है, जो डायरेक्ट टैक्स के पार्ट माने जाते हैं। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, ये कलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है, CBDT के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और विवाद निवारण भी किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसे CBDT कहा जाता है। ये और जीएसटी अब फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इसके डायरेक्ट टैक्स के लिए। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ भारत में स्लो है क्या टैक्स रेट है, क्या लोगों को छूट ज़्यादा मिल रही है, लोग दे नहीं रहे हैं, कर चोरी कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। वो मेंस का पार्ट है, यहाँ पर हमें इतना याद रखना है। और स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, डायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट। डायरेक्ट टैक्स जो होता है इनकम और प्रॉफिट पर लेवी होता है, पहला स्टेटमेंट है, करेक्ट है। जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स नहीं, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, दूसरा हट जाएगा, ये आ जाएगा सही आंसर। CBDT जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो सीधा कर जो प्रत्यक्ष कर है उसके प्रशासन में CBDT रिस्पॉन्सिबल है। चौथा, डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। देखो कई टाइप के टैक्सेशन सिस्टम होता है, जैसे मान के चलिए प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब कि जैसे इनकम बढ़ती, ये हो गया टैक्स रेट हो गया, ये वाला टैक्स रेट हो गया, ये हो गया इनकम, ठीक है ना। मान लीजिए आज आपकी इनकम 10 लाख है तो आपके पास लेट्स कि यहाँ 10% टैक्स लगा। मान लीजिए आपकी इनकम 50 लाख हो जाएगी तो ये प्रोग्रेसिव इनकम मतलब इसके साथ क्या हो जाएगा, आपकी जो इनकम के साथ जो टैक्स रेट है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स मतलब क्या, आय बढ़ने के साथ साथ जब टैक्स रेट कम होती है उसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, वो है ग्रैब के बारे में। ग्रैब स्टेज 1 इसे हटा लिया गया है, कहाँ से, दिल्ली से। दिल्ली NCR से ग्रैब स्टेज 1 को हटा लिया गया है। और इसे किसने हटाया है, CAQM ने हटाया है। कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसने ग्रैब स्टेज 1 को हटा दिया गया है जो NCR रीजन में लागू था। अब ये क्यों लागू किया जाता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो जाता है दिल्ली में। ये ख़राब हो गया था लेकिन अभी ये किस जोन में आ चुका है, सेटिस्फैक्ट्री टू मॉडरेट एरिया में आ चुका है। सेटिस्फैक्ट्री टू
मॉडरेट एरिया में आने की वजह से जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहाँ से ग्रैप स्टेज 1 को हटा लिया गया है। ठीक है, तो एक बात ये आपको याद रखना है। इसकी वजह कारण क्या थी, रेनफॉल हुई, बारिश हुई, वहाँ पे विंड पैटर्न थोड़ा सा रहता है, इस वजह से भी यहाँ के जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। अब जो अथॉरिटी है CAQM है ना, इसके अलावा जो ग्रैप है, ग्रैप को जानना जरूरी है। ग्रैप होता क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहा जाता है, जिसे दिल्ली NCR के लिए खासतौर पर बनाया गया था। इसमें अगर आप देखोगे ना तो एक्टिविटीज़ जो होती है 4 लेवल पर होती है। पहला सबसे ख़राब लेवल होता है सीवियर, वेरी पुअर, फिर पुअर होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, ये बात 4 लेवल होता है किसमें, ग्रैप में। लेकिन अगर आप AQI देखोगे कितने स्तर के होते हैं, तो AQI के टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल स्तर होते हैं AQI के 6। पहला कौन सा होता है AQI कैटेगरी, अगर आपको पता होना चाहिए, पहली कैटेगरी होती है गुड। गुड कैटेगरी 0 से 50 एयर क्वालिटी गुड कैटेगरी कहलाएगी। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री में 51 से अगर 100 सेटिस्फैक्ट्री कहलाएगी। मॉडरेट में अगर आप देखो एयर क्वालिटी 101 से 20 हो तो मॉडरेट कहलाती है। फिर उसके बाद होती है पुअर कैटेगरी। पुअर में अगर आप देखो 201 से कैटेगरी 300 तक की हो। वेरी पुअर 301 से लेके 400 तक हो, और सीवियर 401 से 500 तक हो। तो मैंने दिल्ली छोड़ी तो दिल्ली के साथ ही यहाँ पे एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गया। तो ये बात यहाँ पर है। ठीक है, ग्रैप इज इम्प्लीमेंटेड ओनली व्हेन एयर क्वालिटी रीच सीवियर कैटेगरी। ग्रैप केवल तब लागू होता है जब वायु गुणवत्ता गंभीर सीवियर श्रेणी में पहुँच जाती है। दूसरा, AQI यूज टू मेजर एयर पोल्यूशन लेवल। AQI का उपयोग वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तीसरा, CAQM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में जो CAQM है वो क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथा, मॉडरेट एयर क्वालिटी इंडेक्स कैटेगराइज रेंज टू 1012 to 200। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, मैंने आपको मॉडरेट के बारे में यहाँ पर बताया। ठीक है, ये अब CAQM वायु प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, चलो ये भी मान लेते हैं, सही है। ठीक है, मान लिए, तो तीसरा चौथा सही होगा। दूसरा, AQI का उपयोग एयर पोल्यूशन मापने में किया, ये भी करेक्ट है। ठीक है, चौथा, ग्रैप काबिल तब लागू होता है जब गंभीर हो या सीवियर हो। अब देखिए, मल्टीपल लेयर में लागू हो जाता है, जरूरी नहीं कि सीवियर में ही लागू हो जाता है, वो किसी भी लेवल लागू हो सकता है। जब मॉडरेट में आ जाता है हटा दिया जाता है, मॉडरेट टू जब ठीक कैटेगरी में आता है, बाकी नीचे वो सभी कैटेगरी में लागू हो जाता है। ठीक है, सही आंसर 2, 3, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है किसके बारे में, कैरिकॉम के बारे में। तो इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने एक कंट्री की यात्रा की जिसे कहा जाता है जमैका। जमैका के जो किंगस्टन है, वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, विजिट किया। ये विजिट इंडिया कैरिकॉम कोऑपरेशन और ट्रेड डेवलपमेंट को, डिप्लोमेसी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। लोकेशन अगर आप देखोगे कैरिकॉम की तो कहाँ पे है, अगर आपने ये नॉर्थ अमेरिका देख रहा है, ये वाला साउथ अमेरिका देख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एक कंट्री क्यूबा, और वहीं पे उसके जस्ट नीचे किंगस्टन, कैरेबियन सी में आपको जमैका देखने को मिलता है। उसके ईस्ट में हैती है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये बात है। अब जो कैरिकॉम है वो क्या है, उसको 1973 में ट्रीटी ऑफ चगुरमास के बाद डिफाइन किया गया था। इसमें 5 देशों का समूह है, जिसमें जमैका आते हैं, बारबाडोस आता है, त्रिनिदाद टोबैगो आता है, हैती आता है, और एसोसिएट मेंबर इसमें है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के, बरमूडा के, सेमन आइलैंड के चेयरमैन है। रोटेट एवरी 6 मंथ, एवरी 6 मंथ इनका रोटेशन होता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर स्टेटमेंट क्या यहाँ पे बन रहा है, स्टेटमेंट ये बने, कैरिकॉम समटाइम सीन इन न्यूज इज द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच रीजन। तो किस रीजन का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैरेबियन का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज सिनबैक्स इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज। सिनबैक्स जो एक्सरसाइज किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब अभी क्या हो रहा है, अगर आप देखो, अब इसमें सही आंसर क्या हो जाए, वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, या इंडोनेशिया। इसमें आई थिंक क्या सही आंसर होगा, आपको यहाँ पे कमेंट करना है। इसमें आंसर की दी हुई है, इस आंसर की से आपको फाइंड करके करेक्ट आंसर पे कमेंट करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ही है आई थिंक, मे बी लास्ट है। ठीक है, लास्ट है क्या, ए डोमिनेंट पार्टी सिस्टम नेसेसरी मीन्स अब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अभी चुनाव हुए बंगाल में जो डिसीजन हुआ उसके बाद एक आर्टिकल न्यूज बना कि जो पार्टी डोमिनेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को लेके। तो प्रश्न यह है कि डोमिनेंट जो पार्टी, इसका पर्पज होता है आवश्यक रूप से लोकतंत्र का अभाव होता है, मतलब डोमिनेंट पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो ऐसा क्या हो सकता है,
पहली बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कैन इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इवन अंडर द वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी डोमिनेंस में भी जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हैं वो बेहतर काम कर सकते हैं, जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं, ये आपको बताना है। अब इसका सही आंसर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है ना। ये बात करेक्ट है कि जो एक दलीय मगर वन पार्टी सिस्टम है और अगर इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी संस्थाएं स्ट्रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट है, तो अच्छे से काम कर सकते हैं, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। और जो सिनबैक्स जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई, कंबोडिया भारत और किस देश के बीच में हो रही है, कंबोडिया के बीच ही आई थिंक हो रही है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन आपका है, टेलीग्राम चैनल में आपको फ्री में मिल जाएगा, इंडिया अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी, आप सर्च कर लीजिए। आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं।